हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप ए-स्टेट, बी-एड, डी-एड या सी-टेट की तैयारी कर रहे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों जो बाल विकास से रिलेटेड 30 नंबर से दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, वही सारे प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, बाल विकास आपके सभी विषयों के लिए अनिवार्य है दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा 28 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए आज के बाल विकास के दोस्तों पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है व्यक्तिगत भेद, बी में है अभिभावकों की पृष्ठभूमि, सी में है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, डी में है विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें और कोशिश कीजिए कि दोस्तों कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बताइए। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अभिभावकों की पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावकों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम का यह कारक संबंधित है दोस्तों, बताइए किससे संबंधित है। विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से या फिर सी में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कार्यकी पक्ष से, डी में है मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम का यह कारक दोस्तों बताइए किससे संबंधित है। तो अधिगम का यह कारक सामाजिक पक्ष से संबंधित है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ए में है व्यवहारिक शैली, बी में है आवेगी शैली, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सी में है सतही शैली या फिर डी में है गहन शैली। तो बताइए दोस्तों निम्न में से हमारा इसका आंसर क्या होगा। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली दोस्तों बताइए क्या कहलाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो गहन शैली है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि दोस्तों बताइए वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, या फिर बी में है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, सी में है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, या फिर दोस्तों डी में है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। एक शिक्षक को चाहिए कि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, एक शिक्षक को चाहिए कि यह, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अधिगम होगा, ठीक है, अधिगम घटित होता है दोस्तों, बताइए।
ए में दे दिया है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, या फिर दोस्तों बी में है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सी में है निर्देश एवं संचालन, डी में है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है दोस्तों जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन कंठस्थीकरण एवं स्मरण, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि कंठस्थीकरण एवं स्मरण एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सब पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों बताइए। ए में है अंत वैयक्तिक बुद्धि, बी में है नियमनात्मक विधि, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, डी में है परंपरागत विधि। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सब पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों बताइए निम्न में से किसका उदाहरण है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से दोस्तों बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी में है प्रबलन पर केंद्रित है, या फिर दोस्तों सी में है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, डी में है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर है डी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। हमारा इनमें से डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों बताइए। ए में है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बी में है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, सी में है पुरस्कार एवं दंड, डी में है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। दोस्तों बताइए, मिश्रित, नतोदर, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा उन्नतोदर या लंबवत। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है लंबवत, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। दोस्तों बताइए, 40 मिनट, 36 मिनट, या फिर दोस्तों 30 मिनट, या फिर 45 मिनट। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा 36 मिनट लगता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों बताइए, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक, या ध्यान दीजिएगा अंतर्नोद। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मींस एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा जो महत्वपूर्ण नहीं है क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैगनी ने अपनी अधिगम, ध्यान दीजिएगा, सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। दोस्तों बताइए, प्रत्यय अधिगम, श्रृंखला अधिगम को, या फिर संकेत अधिगम, शाब्दिक अधिगम। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से स्थान पर रखा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से
किस प्रकार के अधिगम को गैगनी ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है दोस्तों? तो संकेत अधिगम को हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण है दोस्तों, बताइए सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, या फिर अविश्वसनीय शिक्षण है, या फिर दोस्तों डी में है वास्तविक शिक्षण है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अविश्वसनीय शिक्षण है हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना दोस्तों किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? एक बार फिर से दोस्तों प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना दोस्तों किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? बताइए क्षैतिज अंतरण का, द्विपार्श्विक अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का, या फिर धनात्मक अंतरण का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का एक उदाहरण है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा धनात्मक अंतरण का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है दोस्तों? बताइए प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि, या सहभागी विधि। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है दोस्तों? बताइए, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि, ध्यान दीजिएगा बी में है, ए में है प्रोजेक्ट विधि, बी में है सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि, या सहभागी विधि। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन व्याख्यान विधि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है दोस्तों? बताइए, ध्यान दीजिएगा व्यवस्थापन, ज्ञान आग्रहण, या फिर अनुक्रिया। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ज्ञान दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है दोस्तों? बताइए। परावर्ती स्तर, बी में है अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, या अभिप्रेरण स्तर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो अभिप्रेरण स्तर नहीं है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों? बताइए। आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर, या समस्या समाधान। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जो दोस्तों प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो समस्या समाधान हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है दोस्तों? बताइए। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, बी में है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, सी में है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, डी में है अनुकरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है संकल्पनाओं के बीच संबंध रखना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है दोस्तों? बताइए। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, या फिर दोस्तों बी में है निम्न उत्तेजना, उच्च भय, सी में है संतुलित उत्तेजना, या फिर कोई भय नहीं,
डी में है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है दोस्तों निम्न में से। तो सी ऑप्शन संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिगम में, यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा अधिगम के लिए, ठीक है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है दोस्तों, बताइए। ए में है योग्यता सुधार्य है, बी में है योग्यता अटल है, या फिर सी में है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी में है दोस्तों असफलता अनियंत्रित है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, असफलता अनियंत्रित है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अधिगम, ध्यान दीजिएगा, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी, ध्यान दीजिएगा, धारणा उपयुक्त है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन योग्यता सुधार है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट 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 वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट 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 के। बताइए दोस्तों दोनों ब्लैंक्स के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, या फिर दोस्तों बी में है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, या फिर सी में है, ध्यान दीजिएगा, भयाव, या फिर दोस्तों सुसाधयक, या फिर प्रतिस्पर्धिक, या फिर सुसाधयक। तो बताइए दोनों ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर ए ऑप्शन, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय दोस्तों प्रतिस्पर्धिक के, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है दोस्तों, बताइए। ए में है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के, ध्यान दीजिएगा, अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, बी में है विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सी में है असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, या फिर दोस्तों डी में है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो बताइए निम्न में से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि एक बच्चा में, ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है दोस्तों, क्यों जरूरी है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संप्रत्यय निर्माण किस अवस्था में होता है दोस्तों, बताइए। बाल्यावस्था, पश्च बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संप्रत्यय निर्माण किस अवस्था में होता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा पश्च बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, बच्चे की शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं दोस्तों, बताइए। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, बी में है पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, सी में है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों के में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, या फिर डी में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बच्चे की शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया दोस्तों, बताइए। स्किनर, बी ने, अस्टन ने, या फिर कैटल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रथम बुद्धि परीक्षण दोस्तों बी ने बनाया है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण है दोस्तों, बताइए। आर्मी अल्फा है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आर्मी अल्फा है, या फिर बी में है आर्मी बीटा, सी में है, ध्यान दीजिएगा पिन टनर पैटरसन, या फिर दोस्तों डी में है रॉ ए
मैन टेस्ट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोस्तों आर्मी बीटा है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 से 24 तक का वर्ग अंतराल है दोस्तों, 15 से 24 तक का वर्ग अंतराल क्या है? 10, 9, 11 या 8 दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, 15 से 24 तक का वर्ग अंतराल क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 है हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अपराधी बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों? बताइए। ए में है सहयोगात्मक, बी में है समग्रता पूर्ण, सी में है अलग, डी में है विशिष्ट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपराधी बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अपराधी बालकों को दोस्तों अलग प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके दोस्तों, और आप क्लास को ऐसे ही ज्वाइन कर सके। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक आप लोग बहुत ही कम करते दोस्तों, लाइक अवश्य किया कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।